गरीब बोनी नंद के ससुराल आए भुक्कड़ मायके वाले। अरे क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? कब से हम सब रोटी के इंतजार में बैठे हुए हैं। पता नहीं कहाँ मर गई, रोटी बना रही है या पता नहीं क्या कर रही है जो इसे रोटी लाने में इतना समय लग रहा है। माँ, पिताजी, लीजिए रोटी। रोटी बना रही थी या कुछ और कर रही थी जो तुझे इतनी सी रोटियां लाने में इतना समय लग गया? क्या ये आपको इतनी सी रोटियां नजर आ रही हैं? पूरी 50 रोटियां हैं, ऊपर से एक अकेली मैं काम करने वाली। भाभी भी मेरा किसी काम में हाथ नहीं बटाती हैं, तो 50 रोटियां बनाने में समय तो लगेगा ही। बहू क्यों बटवाएगी काम में तेरा हाथ? तू क्यों है घर में? एक तो ना जाने क्या पाप किए थे जो भगवान ने तुझ जैसी बौनी बेटी हमें दे दी। तेरे बौनेपन की वजह से कहीं पर भी तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। कब तक हमारे सीने पर बोझ बनकर रहेगी? अरे तुम दोनों बात करते रहना, मुझे रोटी दो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पिताजी, मुझे भी रोटी चाहिए, खुद ही अकेले सारी रोटी खा जाएंगे। देखते ही देखते बबीता के पिता भोला और भाई अजय कुछ ही मिनटों में 50 रोटियां चट कर जाते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि रोटियां कम मत डाला कर। देख, कम पड़ गई ना हम सबको रोटी। अब जा दोबारा से आटा गूंथ कर हम सबके लिए रोटियां बना कर ला, और इस बार जल्दी बना कर लाइयो। भैया, पिताजी, आपने इतनी सारी रोटियां अकेले ही खा ली। आप लोग अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करिए, वरना ज्यादा खाना खाने की वजह से किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बढ़िया आई हमें सिखाने वाली। तुझे जितना काम बोला जाए ना उतना ही कर। हमारे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी जितनी लंबाई है उतनी अपनी जबान भी चला, समझी? और माँ जी ने क्या कहा तूने सुना नहीं? जा जाकर रोटियां बना कर ला। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर बबीता को रोना आ जाता है और वो रोती हुई जाकर किचन में रोटियां बनाने लगती है। बबीता फिर से दोबारा 50 रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन इस बार भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसके घर वाले सारी रोटियां खत्म कर देते हैं और बबीता को खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलता और बेचारी भूखी ही सो जाती है। बबीता के घर वाले एक नंबर के भुक्कड़ होते हैं। सारा गांव बबीता के परिवार को भुक्कड़ का परिवार कहा करता था। बबीता एक बौनी लड़की होती है। बबीता के बौनेपन की वजह से उसका कहीं पर भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उसके घर वाले उसे हमेशा उसके बौनेपन के लिए ताने देते और उसी से ही घर का पूरा काम कराते। अब पंडित जी, अब जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढ दीजिए। अब बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बौनी हमारे सीने पर बोझ बन चुकी है। आप जानती हैं ना कि बबीता के बोनेपन की वजह से हर कोई उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। ऐसे में बबीता के लिए मैं अच्छा रिश्ता कहाँ से लाऊं? अरे अच्छे रिश्ते के लिए आपसे बोल ही कौन रहा है? परिवार अमीर हो या गरीब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जल्दी से रिश्ता ढूंढकर इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलवा दीजिए। दूर खड़ी बबीता अपने माता पिता के मुंह से अपने बारे में ही ऐसी बातें सुनकर दंग रह जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। पंडित जी बबीता के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों में बबीता की शादी करवा देते हैं। बबीता एक अच्छी खासी फैमिली से होती है, लेकिन बबीता की शादी एक गरीब परिवार में होती है। बबीता को उसके ससुराल में वो सारी खुशियां मिलती हैं जो उसे उसके मायके में कभी भी नहीं मिलती। बबीता के बौने होने के बावजूद भी बबीता के ससुराल वाले उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन बबीता के मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, आप सब यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हम यहीं पास वाले गांव में आए थे, सोचा कि तुमसे भी मिलते चलें। अरे समधी समधन जी, आइए आइए, बैठिए। कविता और बबीता दोनों जाकर खाने की तैयारी करो। इतने दिनों के बाद समधी समधन जी आए हैं, बिना खाना खाए नहीं जाना है आपको। खाने का नाम सुनकर बबीता बहुत डर जाती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने मायके वालों की बेइज्जती ना हो, इसलिए बबीता बिना कुछ कहे जाकर अपनी नंद कविता के साथ खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार होता है। जैसे ही बबीता और कविता खाना परोसती हैं, तो बबीता के मायके वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। बबीता के मायके वालों को भुक्कड़ों की तरह खाना खाता देख बबीता के ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, तेरे मायके वाले तो कुछ मिनटों में ही सारा का सारा खाना खा गए। अब हम लोग क्या खाएंगे? घर में इतना ही राशन था। बबीता बेटा, अब हम चलते हैं। वैसे तो हमारा पेट अभी भरा नहीं है, लेकिन रास्ते में एक बहुत अच्छा ढाबा आता है, तो वहीं पर ही खाना खा लेंगे। ये नाश्ते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इतना कहकर बबीता के मायके वाले चले जाते हैं। क्या नाश्ता? ये हमारे पूरे 2 दिन का खाना था जो इन लोगों ने खा लिया। कैसे लोग हैं जो इतना सारा खाना खाकर भी एक डकार भी नहीं मारी? ये तो मुझे इंसान नहीं बल्कि खबीस लगते हैं। अपने मायके वालों की ऐसी बात सुनकर बबीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि गलती उसके मायके वालों की ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। अब अक्सर बबीता के मायके वाले बबीता के ससुराल आया करते थे और उनके घर का राशन हमेशा खत्म कर दिया करते थे, जिस वजह से बबीता और उसके ससुराल वाले अब बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। बबीता के मायके वालों की वजह से बबीता के ससुराल वालों को पेट भरकर खाना भी नहीं मिल पाता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन फिर बबीता के मायके वाले आ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग फिर आ गए। अब मैं क्या करूं? घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है। मैं इन सबके लिए खाना कहां से लाऊं? क्या तुम्हारे घर में राशन नहीं है? कितना गरीब ससुराल है तुम्हारा जो तुम्हारे मायके वालों को 2 रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। भाभी, गरीब मेरा ससुराल नहीं, भुक्कड़ मेरा मायका है। आप लोगों ने कभी अपने खाने पर गौर किया है कि आप कितना खाते हो? आप सबका बस चले तो पूरे गांव वालों का खाना खा जाओ और एक डकार भी ना लो। माना मेरा ससुराल बहुत गरीब है, लेकिन मुझे इतना प्यार करता है जो प्यार मुझे कभी मेरे मायके वालों से नहीं मिला, वो प्यार मुझे मेरे ससुराल वालों से मिल रहा है। बड़ी जुबान चल रही है, लगता है शादी के बाद कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। भाभी और नंद की बहस चल ही रही होती है कि तभी वहां बबीता की सास आ जाती है। बबीता की सास को देखकर दोनों भाभी नंद चुप हो जाती हैं, जिसके बाद बबीता जाकर अपने पड़ोस से राशन लाती है और अपने मायके वालों के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद बबीता के मायके वाले सारा खाना फिर से चट कर जाते हैं और बबीता के ससुराल वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार खाना खाने के कुछ ही देर में बबीता के मायके वालों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनके पेट में दर्द इतना तेज होता है कि बबीता के ससुराल वाले उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उन सबका चेकअप करता है। चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है और इन्हें अब कुछ दिनों तक सिर्फ उबला हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। कितनी बार कहा था आप लोगों से कि इतना खाना मत खाइए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हो गया ना अब सबको फूड पॉइजनिंग। बेटा, हमें माफ कर दे। अगर हम पहले ही तेरी बात मान जाते तो आज हमारी ये हालत ना होती। अब हम सब लोग अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे और कम से कम खाना खाएंगे। बबीता, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा बौनेपन को लेकर मजाक उड़ाया और कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। बबीता के मायके वालों को अब एक अच्छा सबक मिल चुका था, जिसके बाद वो सब लोग अपने खाने पर कंट्रोल करते हैं और बबीता के बौनेपन का मजाक उड़ाना भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद अब बबीता को उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वालों का भी काफी प्यार मिलता है, जिससे अब बबीता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। बेटा, तुम पांचों शहर तो जा रहे हो, लेकिन वहां जाकर अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखना। माँ, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? हम शहर जा ही रहे हैं इसीलिए कि हमारा परिवार सुकून की जिंदगी गुजार सके। माँ, आप देखना, जब हम शहर से लौट कर आएंगे ना, तो हमारी सारी परेशानी कैसे खत्म होती हैं। इतना कहकर आशा के 5 बेटे नमन, दिवाकर, अर्जुन, श्याम और भोला शहर रवाना हो जाते हैं। आशा अपनी 5 बहुओं मंजरी, शीतल, प्रेरणा, कंचन, परिणीति और अपने 5 साल के पोते बंटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। 5 बेटों के शहर जाने के बाद कुछ दिन तो पूरे परिवार के ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर में धीरे धीरे पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से अपने बेटों को वो चिट्ठी लिखती है। आशा पूरे महीने भर में 15 से 20 चिट्ठी लिखकर अपने बेटों को भिजवाती है, लेकिन उसमें से एक भी चिट्ठी का ना जवाब नहीं आता है। जवाब ना आने पर आशा और उसकी 5 बहुएं बहुत परेशान रहने लगती हैं। ना जाने इन 5 को क्या हुआ है, जब से शहर गए हैं तब से इनका कोई भी अता पता नहीं है। इतनी चिट्ठियां लिखकर भेजी हैं मैंने, लेकिन मजाल है कि एक भी चिट्ठी का जवाब आए। मुझे तो लगता है कि ये 5 शहर जाकर हम सबको भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन्हें चिट्ठी ही नहीं मिली है। मैं मान लेती हूँ कि उन्हें एक भी चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है कि शहर जाकर इतना समय हो गया है तो अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को तो चिट्ठी लिख दे। और शीतल, तू देखती नहीं कि बंटी कैसे रोज पापा पापा करता है? उन्हें तो अपने बेटे का भी ख्याल नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम खाने के भी मोहताज हो जाएंगे।
धीरे धीरे पैसों की तंगी की वजह से घर में राशन पानी खत्म होने लगता है। जहां एक समय पूरा परिवार भरपेट खाना खाया करता था, आज वही परिवार आधी आधी रोटी में अपना गुजारा करता है। ढंग से खाना ना मिलने की वजह से आशा के पोते बंटी की तबीयत खराब होने लगती है। देखिए ना माँ जी, बंटी कितना कमजोर हो गया है। जहां ये पहले पूरा दिन घर में खेलता कूदता रहता था, अब तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। बहू तू रो मत, मैं खाने का जुगाड़ करती हूँ, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर आशा किराने की दुकान पर जाती है और किराने वाले से राशन मांगती है। भाई साहब, मुझे 2 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो। 2 किलो चावल और 2 किलो दाल? हाँ, तुम्हें ये क्या कोई सरकारी किराने की दुकान दिख रही है जो तुम्हें फ्री में राशन मिल जाएगा? पहले से ही 2 महीने का कर्जा चढ़ा हुआ है तुम पर। 2 महीने से मेरे राशन का 1 पैसा भी नहीं चुकाया है। जब तक पुराना हिसाब नहीं चुका दोगी तब तक तुम्हें यहाँ चावल का 1 दाना भी नहीं मिलेगा। भाई साहब, मेरे बेटे जैसे ही शहर से वापस लौट आएंगे तो मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मेरी 5 बहुओं ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पोते की तो खाना ना खाने की वजह से हालत खराब हो गई है। थोड़ा रहम कीजिए, भगवान के लिए मुझे राशन दे दीजिए। अरे रहम गया तेल लेने। जब तक मेरा पुराना हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस दुकान से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जा रही हो यहाँ से या फिर धक्के मार कर निकालूं? किराने वाले की बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वापस घर आने लगती है कि तभी उसे रास्ते में एक जगह भंडारा होता हुआ दिखाई देता है। आशा जल्दी से जाती है और अपनी बहुओं और पोते के लिए भंडारे का खाना लेकर आती है। पूरा परिवार उस भंडारे के खाने से थोड़ा थोड़ा खाता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ किसी गरीब की परेशानी खत्म होती है। बरसात का मौसम होता है, जिस वजह से रात को बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि आशा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे अब पानी घर में भरने लग जाता है, जिस वजह से आधी रात में उठकर सारे परिवार को घर में से पानी निकालना पड़ता है। पूरी रात सारा परिवार इसी काम में लगा होता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही होती है। 2 दिन से हो रही तेज बारिश से पूरा परिवार बेहद ही परेशान रहता है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, पानी टपक रहा है। अगर बारिश ऐसे ही तेज होती रही तो भगवान ना करे हमारा घर टूट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे पास इस कच्चे मकान के अलावा और कोई सहारा नहीं। आशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी छत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आकर नीचे गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आशा जल्दी से अपने पोते और बहुओं को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। आशा के घर से बाहर निकलते ही आशा का घर किसी मिट्टी के ढेर की तरह चूर चूर हो जाता है। अपने घर को ऐसा टूटते हुए देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बेचारी आशा अपनी 5 बहुओं और पोती के साथ बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है कि तभी उन्हें एक बहुत बड़ा पाइप दिखाई देता है। बारिश से बचने के लिए सारा परिवार उस पाइप में रहने लगता है। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। पूरे परिवार ने एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रखा था। खाना ना खाने की वजह से सारे परिवार की हालत भूख के मारे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आशा से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है, इसलिए आशा बाहर नौकरी की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आशा एक ढाबा देखती है, जिसे देखकर आशा उस ढाबे पर जाती है। मालिक, मेरी 5 बहुओं ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा पोता भी बहुत भूखा है। बारिश में हमारा घर भी ढह गया है, इसलिए भगवान के लिए आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मुझे ढाबे को अकेले चलाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए आप यहाँ काम कर सकती हैं। हाँ, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी। धन्यवाद मालिक। अरे बस ये लीजिए, ये खाना ले जाकर आप अपनी बहू और पोते को खिला दीजिए। आशा जल्दी से उस खाने को ले जाती है और अपनी बहुओं और पोते को खिलाती है। आज काफी समय के बाद पूरे परिवार ने अच्छा और पेट भर खाना खाया था। अब आशा उस ढाबे पर काम करती है और अपनी बहुओं और पोते का खर्च चलाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक शहर से आशा के 5 बेटे वापस आ जाते हैं। गांव वालों से पूछने पर उन्हें अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है, इसलिए 5 बेटे अपनी माँ और पत्नियों को ढूंढने लगते हैं।
काफी दिन ढूंढने के बाद उन्हें अपनी माँ ढाबे पर काम करती हुई दिखाई देती है। जैसे ही आशा अपने बेटों को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ थे तुम लोग, और तुम लोगों ने क्यों हमारी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों के जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ? माँ, शहर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो काम है वो शहर में नहीं बल्कि विदेश में होगा, इसलिए हम पांचों भाइयों को विदेश भेज दिया गया। विदेश जाने की जल्दी में हम पांचों भाई आपको चिट्ठी लिखना ही भूल गए और वहां जाने के बाद हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब हमारा सारा काम खत्म हो गया है। हमने वहां से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। हम उन पैसों से यहाँ नया काम शुरू करेंगे और एक नया घर भी लेंगे जिसमें हम सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। अपने बेटों की बात सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद पांचों भाई मिलकर एक नया घर खरीदते हैं और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी से अपनी जिंदगी गुजारता है।